तो देखिए हम लोगों को पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट यानी इसका मतलब अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, पहले सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है एसिड। क्या? एसिड। अब एसिड क्या होते हैं? देखिए एसिड को डिफाइन करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट है। कितने? तीन कॉन्सेप्ट है हमारा। पहला कॉन्सेप्ट देखिए है, पहला आर्हीनियस, आर्हीनियस सिद्धांत। पहला कौन सा है? आर्हीनियस सिद्धांत। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत। और तीसरा है लुईस सिद्धांत। तीनों सिद्धांत के अनुसार, तीनों सिद्धांत के अनुसार हम लोगों को अम्ल और क्षार की परिभाषा देखना है। तो देखिए आर्हीनियस क्या कहते हैं कि कोई भी पदार्थ है अगर उसको आप किसमें घोल दें, जल में, तो जल में घोलने पर वो H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और कोई पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- आयन देता है तो उसे क्षार कहा जाता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जल में घोलने पर H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन, या हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तथा जो पदार्थ जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत क्या कहता है? कहता है यहाँ पे दो टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी हमारे में है नहीं, लेकिन थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होता है। एक H+ कि जो H+ देता है, जो H+ देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एसिड। और जो H+ ग्रहण करता है, जो H+ क्या करता है? ग्रहण करता है, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग हो गया। और लैविस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लुईस, उसे लुईस अम्ल कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकते हैं उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षार कहा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, लुईस क्षार में आता है आपका NH3, लुईस अम्ल में आता है AlCl3, BF3। ये सब क्या है? लुईस एसिड है। मतलब ये लुईस एसिड का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। और इसके पास एक लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो अगर वो दे सकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो लुईस क्षार होगा। लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है ना, ये पढ़ना है हमको, केवल यही पढ़ना है आर्हीनियस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अम्ल कहते हैं। तथा जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। इसको नोट डाउन करना है, कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल देखता हूं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कंपाउंड है, मान लीजिए दो कंपाउंड है, ठीक है। अब इसको हमें चेक करना है। जैसे एक कंपाउंड है, मान लीजिए HCl। अब हमें ये बात नहीं पता है कि HCl एसिड है कि बेस है, अम्ल है कि ये क्या है?
क्षार है। हमको इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि HCl क्या है, अम्ल है या क्षार है। तो हम आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको उठा करके हम जल में घोल देंगे। किसमें घोल देंगे? जल में। तो जब जल में घोला हमने, यानी H2O में हमने घोल दिया, तो हमने रिजल्ट क्या देखा कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनना है। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो HCl है, उस HCl के कारण ही जल हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। इसका मतलब HCl जो है रिएक्शन कर जाएगा किससे? H2O से। तो यहां देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। और HCl में देखिए अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, उस क्षमता को क्या बोला जाता है? विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और H की कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? Cl पर। तो Cl हो जाएगा माइनस और H हो जाएगा प्लस। आपको पहले से पता है कि H2O में दो कंपोनेंट होते हैं, एक H प्लस और एक OH माइनस। तो यहां देखिए कोई भी रिएक्शन तभी होगा तो जब उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट आपस में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें बना क्या? HCl और ये आपका H प्लस और OH माइनस। तो यहां देखिए कि H प्लस और OH माइनस अगर इससे फिर से रिएक्शन कर जाएगा तो फिर HCl और ये क्या बन जाएगा? H2O फिर वही बनेगा। तो यहाँ होता क्या है कि इसका H प्लस जो है ये ऑक्सीजन अपना दोनों लोन पेयर यूज करके इस H प्लस को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा क्या? H। अब देखो यहाँ कितने H थे? दो। एक ये हो गया तो कितने हो गए? तीन। और इसने इलेक्ट्रॉन अपना यूज किया है तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। और कमी को किससे दर्शाते हैं? प्लस से। तो ये हो गया H3O प्लस और बचा क्या? Cl माइनस। क्या बच गया? Cl माइनस। तो जो निगेटिव पार्ट बचता है उसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट बेस, यानी संयुग्मी क्षार। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCl जो है वो एक्वस में, AQ एक्वस, और एक्वस में यानी कि जल में जब घोला गया तो H प्लस आयन दे दिया कहाँ? एक्वस में, जल में। और Cl माइनस भी दे दिया कहाँ? एक्वस में। मतलब H प्लस भी जल में रहेगा और Cl माइनस भी। इसके अकॉर्डिंग, ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कंपाउंड है, जैसे HA है, HA है, मान लीजिए क्या है? HA है। अब पता नहीं है कि एसिड है कि ये बेस है। अब इसको आपने किसमें घोल दिया? जल में। तो जब जल में घोला तो यहाँ रिजल्ट या तो H प्लस देगा या तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अगर ये बनाया तो इसका मतलब ये अम्ल है, अगर नहीं बनाया तो इसका मतलब ये अम्ल नहीं है। इसका मतलब ये मत बता देना कि अगर ये हाइड्रोनियम आयन या H प्लस नहीं देता है तो इसका मतलब ये कि क्षार हो जाएगा। क्षार तभी होगा जब वो OH माइनस देगा। तो यहाँ देखिए HA है, जब HA को घोला गया तो यहाँ देखिए इस पे A माइनस हो जाएगा H प्लस, और इसका लोन पेयर जो है ये इस H प्लस को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा H3O प्लस और प्लस में A माइनस। और इस A माइनस को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव पार्ट है ना, एसिड का जो ऋणात्मक भाग होता है उसको हम लोग संयुग्मी क्षार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को दो तीन का संयुग्मी क्षार बताना है। जैसे देखिए, जैसे एसिटिक एसिड है, क्या है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर इसको वाटर में घोला जाए तो क्या बनेगा? दूसरा देखिए कि अगर आप H2SO4 को घोल दें, किसको घोल दें? H2SO4 को। तो H2SO4 को अगर आप जल में घोल दें तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? तीसरा देखिए कि अगर आप HNO3 को घोल देंगे, HNO3 को घोल दें किसमें? H2O में, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? अगर आप HBr को H2O में घोल दें तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? बनाइए, ट्राई करिए, आप लोग बनाओ, कॉपी बंद मत करके रखो। तो यहां देखिए करना क्या है, जैसे CH3COOH है तो यहां इसका H और इसका लोन पेयर ऑक्सीजन का ये क्या करेगा? H प्लस को ग्रहण कर लेगा। तो ये हमारा बन जाएगा H3O प्लस, प्लस में बन जाएगा CH3COO माइनस।
तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। अगर H2SO4 में करेंगे, यहां आप देखिए H2SO4 में पहली बार क्या होगा कि एक H2, अगर H2O के एक मॉलिक्यूल है तो H2O का एक मॉलिक्यूल एक H+ को ग्रहण करके ये क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन, और प्लस में आपका बच जाएगा HSO4 माइनस। आगे चल के अभी इसमें से एक H और हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। उसके बाद देखिए अगर इसके कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, और यहाँ देखिए HNO3 में H+ और NO3 क्या? माइनस। तो H+ हो गया, NO3 माइनस, तो इसका H+ ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहां से बन जाएगा हमारा क्या? H3O+, हाइड्रोनियम आयन बन गया, प्लस NO3 माइनस, और ये NO3 जो माइनस है यही HNO3 का क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, संयुग्मी क्षार है। दूसरा HBr है, देखिए HBr जो है वो H+ और Br- यानी H2O को क्या कर लेगा? ग्रहण करेगा। H2O इसके H+ को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, तो ये बन जाएगा H3O+, और प्लस में यहाँ Br- बनेगा, और ये Br- ही HBr का क्या हो जाएगा? संयुग्मी क्षार हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना? उसके बाद देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था बेस का। दूसरा आर्हीनियस क्या बताते हैं? बेस। बेस में देखिए क्या है? बेस में हम लोगों को ये देखना है कि ऐसे पदार्थ, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, और उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को आप क्या करेंगे कि अगर आप जल में घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं? जल में। तो जल में घोलने के बाद अगर उस पदार्थ के द्वारा OH- या हाइड्रोक्सिल आयन दिया जाता है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारा पदार्थ है ये क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। किसके अनुसार? आर्हीनियस के अनुसार। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास NaOH, अब इसको हमने जल में घोला एक्वस में, तो यहाँ क्या होगा कि ये आयनों में टूटेगा, तो Na+ बनाएगा, और प्लस में OH-, ये भी जल में रहेगा तो जल को एक्वस लिख सकते हैं, और ये भी जल में रहेगा तो एक्वस लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए OH- होने के कारण, यानी हाइड्रोक्सिल होने के कारण NaOH को क्या बोला जाएगा? NaOH को क्षार कहा जाएगा। इसी प्रकार KOH में देखिए, तो अगर इसको आप जल में घोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा K+ और OH-। इसी प्रकार अगर CaOH का होल ट्वाइस है, इसको अगर आप जल में घोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? एक OH पर एक माइनस, तो टोटल कितने OH? 2 OH, तो 2 OH पर 2 माइनस हो गया, तो Ca पर कितना प्लस? 2 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे आर्हीनियस के अनुसार अम्ल कहा जाएगा, और ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ये हमने आर्हीनियस के अकॉर्डिंग पढ़ा। उसके बाद देखिए अम्लों का प्रकार भी देख सकते हैं। अम्लों का प्रकार, तो देखिए अम्लों का प्रकार, सामान्यतः जो अम्ल होते हैं, अम्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड का वर्गीकरण भी हम लोग कर सकते हैं। तो सामान्यतः इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक कार्बनिक अम्ल, एक हमारा होता है कार्बनिक अम्ल, और एक हमारा होता है क्या? खनिज अम्ल। तो यहां देखिए कि ऐसे अम्ल जो सजीवों से प्राप्त किए गए, सजीवों से सर्वप्रथम प्राप्त किए गए तथा उनमें कार्बन का आंशिक भार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? सिरके में। सूत्र क्या है? CH3COOH है। ऑक्सैलिक एसिड कहां पाया जाता है? टमाटर में। कहां पाया जाता है? टमाटर में। और इसका सामान्य सूत्र COOH,
COOH होता है, या शार्ट में अगर इसको लिखना है तो आप H2C2O4 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कार्बनिक अम्ल और खनिज वर्ग को वर्गीकृत कर सकते हैं। छापो जरा, इसको छापना पड़ेगा, देखा क्यों ना तू सब। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जो होता है खनिज अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो खनिज पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो खनिज से प्राप्त किए जाएंगे उसे क्या बोला जाएगा, खनिज अम्ल कहते हैं। अब देखिए ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, यानी इनका निर्माण करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। शरीर के लिए क्या है, शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, मतलब यूजफुल नहीं है। अब आप ये वाला एसिड क्या है, यूजफुल है हद तक, काफी हद तक, क्योंकि देखिए कार्बनिक एसिड में एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड हमारा सिरके में है, सिरका भी आप लोग खाते हैं। दूसरा देखिए ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में है, टमाटर भी आप लोग खाते हैं। तीसरा देखिए टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में, आप लोग उसको भी खाते हैं। चौथा देखिए सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड आप क्या है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब में क्या है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड भी आप लोग खाते हैं। फोलिक एसिड है, देखिए फोलिक एसिड सेब में होता है, तो उसको भी आप खाते हैं। तो सामान्यतः जो हमारा क्या होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, ये सामान्यतः हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है, परंतु जो है कि खनिज अम्ल जो होता है वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक होता है। इसमें हमारा आता है H2SO4, इसको अम्लों का राजा बोलते हैं, अम्लों का राजा है। उसके बाद देखिए दूसरा आता है हमारा क्या, HNO3, इसे नाइट्रिक अम्ल या एक नाम इसका और है, इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं। किसका अम्ल, सोरे का अम्ल, क्योंकि इसे सीरे से बनाया जाता है। किससे, सीरे, और सीरा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाने के कारण इसे सोरे का अम्ल कहा जाता है। इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, H2SO4 का क्या है, गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। तीसरा देखिए हमारा हैलो एसिड होता है, HX, क्या होता है, हैलो एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अम्ल, इसको क्या कहा जाता है, हैलो अम्ल। इसमें हमारा कौन कौन सा आता है, HCl, HBr, HI, ये सारे अम्ल आते हैं। देखिए H2SO4 आप दैनिक जीवन में देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए कि बैटरी में, जिसको आप लोग तेजाब बोलते हैं ना, तो वो तेजाब के रूप में कुछ और नहीं है, वो H2SO4 होता है। अब बताओ अगर वो H2SO4 आपके शरीर के संपर्क में आ जाए तो क्या होगा, जल जाता है। तो इसका मतलब कि जो खनिज अम्ल होता है ये हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, जबकि क्या है कि जो कार्बनिक अम्ल होता है ये हमारे लिए लाभदायक है। दूसरी बात देखिए, भास्मिकता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण भी हम लोग कर सकते हैं। किसके आधार पर, भास्मिकता के आधार पर, कि भास्मिकता के आधार पर अम्लों का वर्गीकरण, तो देखिए भास्मिकता क्या है कि कोई भी अम्ल कितने H+ या कितने H+ दे करके कितने ऋणायन बना सकता है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, भास्मिकता कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि पहला क्या है, HCl है, क्या है, HCl, तो यहाँ देखिए HCl कितने H दे सकता है, एक H+, तो इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी, इसकी भास्मिकता 1 हो जाएगी, इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अतः HCl को हम लोग कह सकते हैं कि ये एकल भास्मिक अम्ल है। कैसा है, एकल भास्मिक अम्ल है, मतलब मोनोबेसिक एसिड है ये। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे अम्ल जो एक H+ देते हैं उसे एकल भास्मिक अम्ल कहते हैं। दूसरा देखिए, जैसे आपके पास क्या है, H2SO4 है, तो H2SO4 का अगर आयनीकरण किया जाए तो इसमें 2 H+ मिलेंगे और एक SO4 मिलेगा। तो यहाँ देखिए टोटल कितने H+ मिल रहे हैं, 2। तो जब 2 H+ मिल रहे हैं तो इसका मतलब इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी, इसकी भास्मिकता 2 हो जाएगी। और जब इसकी भास्मिकता 2 हो जाएगी
तो इसका मतलब ये कहलाएगा द्विभाषमिक अम्ल। कैसा कहलाएगा? द्विभाषमिक अम्ल कहलाएगा। तीसरा देखिए फास्फोरिक एसिड है H3PO4, ये क्या फास्फोरिक, कौन सा एसिड है? फास्फोरिक अम्ल। तो यह फास्फोरिक अम्ल जो है ये अगर आयोनाइज हो तो ये क्या होता है कि 3H+ को देता है। कितने H+ को? 3H+ को। इसका मतलब कि जब ये 3H+ को देगा तो इसकी भास्मिकता कितनी हो जाएगी? इसकी भास्मिकता 3 हो जाएगी। और जब इसकी भास्मिकता 3 हो जाएगी तो इसका मतलब कि H3PO4 क्या है? त्रिभाषमिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? त्रिभाषमिक अम्ल है। अब आपको करना क्या है? आपको बताना है कि CH3COOH का ऐसा कितने भाषमिक होता है? एकल भाषमिक है कि द्विभाषमिक है कि त्रिभाषमिक? इतना नोट करके फिर इसको बताइए सभी लोग। और इसका रिएक्शन किससे करा दें? HCl से। किससे करा दें? HCl से। तो जब HCl से इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, अभी हम देखे हैं ना आरएनएस के अकॉर्डिंग कि HCl में H+ होगा और Cl क्या होगा? माइनस होगा। अब Na आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 11 होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और कितना आएगा? 1। 2 8 और कितना आएगा? 1। तो जब 2 8 और 1 आएगा तो इसका मतलब कि इसके बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, जो कि 4 से कम है, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देता है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा तो इसका मतलब कि इस पर कितना प्लस आ जाएगा? 1 प्लस आ जाएगा। कितना प्लस आ जाएगा? 1 प्लस। तो जब Na पर 1 प्लस आ गया, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं कि कोई अभिक्रिया तभी होती है जब दोनों आयनों के आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ देखिए Na+ है और इसमें क्या है? Cl माइनस। तो ये हमारा बन जाएगा NaCl। Na और Cl क्या हो गया? NaCl। अब H+ है, इसको निकलना है गैस के रूप में। इसको किस रूप में निकलना है? गैस के रूप में। तो जब इसको गैस के रूप में निकलना है तो इसका मतलब कि गैसें हमेशा द्विपरमाणुक होती हैं। गैसें क्या होती हैं? द्विपरमाणुक होती हैं। लेकिन हमारे पास तो एक ही H है,
तो हम कैसे इसे द्विपरमाणुक बनाएं, यानी कि H जो निकलेगा वो किस रूप में, H2 के रूप में निकलेगा। और यहाँ कितने H हैं, एक ही H है, तो हमें निकालना कितना है, 2। तो क्या हम इस 2 को एक कैसे बनाएंगे, इसमें 1/2 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1, यानी H2 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 H2, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो वहां क्या बनेगा, लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक, अब देखो इसका एक दो एग्जांपल और कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे H2SO4 है, Mg का रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, Al का रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, Al का रिएक्शन करा दें HNO3 के साथ, तो यहाँ ये सब क्या होंगे, रिएक्शन करके प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन सब में कोई भी अगर एसिड होगा और वह धातु के साथ अपक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे का क्रियाकलाप हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।